वंदे मातरम कर्मचारी साथी, जैसा कि आपको होता है वर्तमान में, जैसे अभी नवंबर माह का महीना चल रहा है और जो भी सैलरी पर्सन है या जो भी कर्मचारी वेतनभोगी कर्मचारी है उनको अपनी इनकम टैक्स की गणना के जो प्रपत्र है वो जमा कराने हैं, ताकि उनकी जो एडवांस टैक्स की कटौती है वो विभिन्न महीनों की जो सैलरी से की जा सके। अब इसके लिए कई लोगों के मन में नए प्रश्न है, कुछ प्रश्न है कि जैसे पुरानी जो टैक्स रिजिम है या नई रिजिम है कौन सी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब कई बार जो देखने में आ रहा है कि कई जगह लिखा आ रहा है कि 7 लाख तक की जो आय है वो टैक्स फ्री है। न्यू टैक्स रिजिम के कई फ़ायदे हैं और किस तरीके से फ़ायदे हैं या कौन सी स्लैब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, तो उसके संबंध में अगर आप जानना चाहते हो तो आप विस्तार से आज बात करेंगे कि 7 लाख तक की, या मैं ये कहूँ कि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो टोटल इनकम अगर 7,50,000 तक आपकी है तो भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं आपको लाइव भी इनकम टैक्स की जो भी साइट है यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है इस पर जाकर भी मैं आपको लाइव बता दूंगा कि किस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले तो दो जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, सेक्शन जो 87, एक तो 87A और सेक्शन 115 BAC, ये दोनों क्या क्या है और इसके संबंध में क्या जो अपडेट है वो मैं बताऊंगा। तो पहले तो बात करते हैं कि सेक्शन 115 BAC क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि नई आयकर व्यवस्था और आयकर कानून 1961 में सेक्शन 115 BAC के बारे में हर करदाताओं को अच्छे से पता होना चाहिए और इसको 2020 में पहली बार लाया गया था और वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी जो आकलन वर्ष 21-22 था उसमें प्रभावी हुआ। अब क्यों लाया गया ये सेक्शन, तो सेक्शन जो 150 BAC है वह सेक्शन है जिसे आयकर कानून में जोड़कर नई आयकर व्यवस्था को पेश किया गया, जिसको साधारण भाषा में अपन न्यू टैक्स रिजिम बोलते हैं। और ये जो सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2020 से नई टैक्स रिजिम है शुरू हो चुकी है और इसे लाने का ऐलान है वो सेक्शन 115 BAC के माध्यम से बजट 2020 में किया गया था। तो इसमें क्या है कि ये व्यवस्था अभी तक वैकल्पिक और पुरानी व्यवस्था जैसे डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है, लेकिन ये कब तक थी, पहले तक थी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 यानी अब जैसे 1 अप्रैल 2023 जा चुका है तो 1 अप्रैल 2023 से ऐसा नहीं होगा, ये जो नई टैक्स रिजिम है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर आप पुरानी चाहते हैं तो आपको उसका ऑप्शन देना पड़ेगा। तो अब इसको सेक्शन 115 BAC को ही आमतौर पे नई टैक्स रिजिम के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग से कोई धारा नहीं होकर के जो नई टैक्स रिजिम है जिसको अपन सामान्य भाषा में बोल रहे हैं वही 115 सेक्शन 115 BAC है। अब इसमें कौन कौन इसको ले सकता है या कौन विकल्प चुन सकता है, तो सेक्शन 115 BA की पात्रता की स्थिति बजट 2023 में संशोधित किया गया है और वित्त वर्ष 2023 तक एक व्यक्ति या तो इंडिविजुअल या हिंदू अविभाजित परिवार HUF आयकर अधिनियम के सेक्शन 115 BAC के तहत नई टैक्स रिजिम का जो विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा अब इस एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया का विस्तार किया गया और 1 अप्रैल 2023 से व्यक्तियों और UHF के अलावा यानी हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा इनके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस EOP और या व्यक्तियों को निकाय और आर्टिफिशियल जुडिशियल व्यक्ति को भी इस नई टैक्स व्यवस्था का जो विकल्प चुन सकते हैं। अब इसमें डिडक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। तो जैसे अगर करदाता वित्त वर्ष की शुरुआत में नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब के में साथ में जाने का विकल्प चुनता है तो उसे आकर रिटर्न दाखिल करते समय सेक्शन 115 BAC का चयन करना पड़ेगा, जो नई टैक्स रिजिम है। और इस सेक्शन के तहत जो आयकर की दरें हैं पुराने टैक्स स्लैब की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन नई कर व्यवस्था में लगभग 70 प्रकार के जो डिडक्शन थे वो अब नहीं मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे डिडक्शन है, मैं आपको बता दूंगा। और इस व्यवस्था में आयकर कानून के चैप्टर 6A के तहत मिलने वाले जो डिडक्शन जिसमें केवल 80 CCD2 स्टैंडर्ड डिडक्शन और अग्निवीर कॉर्प्स फंड में योगदान पर डिडक्शन का ही फायदा मिलेगा। अन्य कोई भी डिडक्शन है 80C या वगैरह LIC GBF SI वगैरह ये कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और बजट 2023 में ऐलान किया गया कि अब सैलरी क्लास और पेंशनर करदाता वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था में अभी 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे। जो एक इसकी खास बात है कि इसमें 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो कि पुरानी टैक्स रिजिम में भी था और नई में भी था, तो ये फ़ायदा है। अब टैक्स रिजिम नई में क्या है, जैसे 1 से 3 लाख तक है नील टैक्स लगेगा, 3 से 6 तक है 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15% और 12 से 15 तक 20 और 15 लाख से अधिक इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी और भी जो कुछ साथी जानना चाह रहे थे कि इसमें आप कितनी बार स्विच कर सकते हैं। तो जैसे नई कर जो व्यवस्था है उसके रिबेट के साथ 7 लाख रुपए की जो टैक्सेबल इनकम है इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और नई कर व्यवस्था में टैक्स एग्जम्प्ट की लिमिट को
0.3 से 0 से यानी 3 लाख रुपए तक कर दी गई है, यानी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद में 7 लाख तक आपको टैक्स में छूट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो यहाँ दिया हुआ है, अब इसमें जो कुछ लोगों की क्वेरी थी कि करदाता कितनी बार स्विच कर सकते हैं टैक्स व्यवस्था को। अब यहाँ सवाल है कि करदाता अपनी ज़िंदगी में कितनी बार पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच में स्विच कर सकता है। तो बता दें कि हर टाइप का करदाता हर वित्त वर्ष की शुरुआत में चुनाव नहीं कर सकता। करदाताओं की एक श्रेणी ऐसी भी है जिसे हर वित्त वर्ष में चयन करने का मौका नहीं है। तो आयकर कानूनों के मुताबिक अगर करदाता सैलरी क्लास है यानी वेतनभोगी है या फिर पेंशनर है तो हर वित्त वर्ष की शुरुआत में ये चुन सकता है कि वह उस पूरे वित्त वर्ष के लिए कौन सी आयकर व्यवस्था के साथ जाना चाहता है, नई कर व्यवस्था या पुरानी, यानी दोनों में से कोई भी टैक्स रिजीम में वो सिलेक्ट कर सकता है। वेतनभोगी करदाता से हर वित्त वर्ष की शुरुआत में उसके एम्प्लॉय की ओर से पूछा जाएगा कि वो कौन सी टैक्स व्यवस्था के साथ संबंधित वित्त वर्ष के लिए जाना चाहता है। लेकिन अगर करदाता को आय बिजनेस से हो रही है तो वह वित्त वर्ष में चुनाव नहीं कर सकता, यानी हर वित्त वर्ष में चुनाव नहीं कर सकता। अब बिजनेस वालों के लिए क्या प्रावधान रहेगा, तो बिजनेस से इनकम प्राप्त करने वालों के प्रावधान है कि उसने किसी वित्त वर्ष में नई टैक्स व्यवस्था को चुन लिया है तो उसे आगे उस वित्त वर्षों में भी उसी व्यवस्था के अनुरूप टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि उसके पास अब भविष्य में जीवन में केवल एक बार मौका रहेगा और अपने फैसले को बदलने का, यानी फिर से पुरानी टैक्स व्यवस्था में लौटने का एक चांस होगा। और अगर इस मौके का फायदा उठाकर बिजनेस से इनकम वाला जो करदाता है फिर से पुरानी कर व्यवस्था को चुनता है तो दोबारा उसे नई कर व्यवस्था में जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बिजनेस के लिए, सैलरी पर्सन के लिए इसमें जो भी है ये पूरी जानकारी मैं ऑथेंटिक दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या वित्त विभाग के जो भी नियम है उनको आप एक बार जरूर देख लें। अब जैसे नई इनकम व्यवस्था है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था है, तो बजट घोषणाओं के साथ ये भी कहा गया कि पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में से चुनाव का विकल्प खुला रहेगा। अब इसके साथ ही नई जो टैक्स व्यवस्था है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था रहेगी, यानी अभी तक पुरानी व्यवस्था है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था थी। इसका अर्थ है कि अगर करदाता वित्त वर्ष की शुरुआत में चुनाव नहीं करता कि उसे वित्त वर्ष के लिए कौन सी आयकर व्यवस्था के साथ जाना है तो ये मान लिया जाता है था कि पुरानी कर व्यवस्था को वो चुनना चाहता है। लेकिन अब जो नई टैक्स रिजीम है इसको डिफ़ॉल्ट टैक्स बना दिया गया है। अब करदाता की ओर से चुनाव न किए जाने की स्थिति में मान लिया जाएगा कि वो नई कर व्यवस्था को यानी न्यू टैक्स रिजीम को अपनाना चाहता है। तो ये तो हो गया स्विच ओवर के बारे में कि आप कितनी बार कौन सी रिजीम ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये इनकम टैक्स की साइट है, इसको मैं आपको वापस से रिफ्रेश करके बता देता हूँ। जैसे ये इनकम टैक्स की साइट है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको जैसे असेसमेंट ये 2024-25 है। अब टैक्स पेयर की श्रेणी में से आपको यहाँ से इंडिविजुअल, HUF या EOP सेलेक्ट करना है। जैसे इंडिविजुअल है, आप कर्मचारी है और अब जैसे मान लो यहाँ सीनियर सिटीजन है, मेल फीमेल है, तो मान लो जैसे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ है कि रेजिडेंशियल स्टेटस यानी इंडियन है, रेजिडेंट है, भारतीय नागरिक है। अब यहाँ आपको जो ओल्ड और न्यू का जो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ वो आप गौर से देखें और आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहा है वो आप जरूर देखें। जैसे ग्रॉस सैलरी है आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेज एग्जम्प्टेड अंडर बोथ रिजिम, यानी दोनों रिजिम के अंदर अगर स्टैंडर्ड जो भी टैक्स रिजिम है उसके बाद में जो ग्रॉस सैलरी है। अब मान लो किसी व्यक्ति की 7,50,000 उसको इनकम है। अब जैसे मैंने यहाँ 7,50,000 कर दी। अब जैसे अमाउंट डिडक्टेबल एग्जाम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी विच इज़ नॉट अलाउड इन न्यू रिजिम, नई में अलाउ नहीं है लेकिन अगर पुरानी में है, जैसे मान लो LIC वगैरह उसकी की हुई है सारे, उसको 1,50,000 तक छूट मिल रही है। और अदर इनकम फ्रॉम सैलरी को अगर है तो वो मेंशन करें। अगर मान लो नहीं करें तो कोई कर्मचारी है जिसको 7,50,000 उसकी इनकम है, उसमें से उसके कटौती है LIC या GPF CPF वगैरह की 1,50,000 है। अब उसके बाद में अन्य कोई डिडक्शन नहीं है तो उसका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वो 750 हो जाएगी, यहाँ भी 750 हो जाएगी। यहाँ आप कंपैरिजन देखें ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ये मैं इनकम टैक्स की जो साइट है आपको दोबारा बता दूं, इनकम टैक्स की साइट से आपको लाइव करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से जो रिजिम है ये ओल्ड होगी, ये न्यू होगी, दोनों में ग्रॉस सैलरी 7,50,000 हो गई। अब लेस अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा छूट कितनी थी तो 1,50,000। जैसे मैंने बताया SCCC 1 है यानी LIC SIP GPF वगैरह इन सब की कटौती मान लो 1,50,000 होगी। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो दोनों में है, 50,000 की यहाँ भी मिलेगी, 50,000 यहाँ की मिलेगी, यानी न्यू में भी मिलेगी, ओल्ड में भी मिलेगी। तो अब उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो हो गई 5,50,000, क्योंकि इसमें से 1,50,000 ये कम हो गया और 50 ये कम हो गया, यानी 750 में से 2 लाख कम हो गए तो 5,50,000 हो गई। जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें 7,50,000 थी, उसके बाद 50,000 डिडक्शन कम हो गया तो 7 लाख इसकी इनकम हो गई। अब उसके बाद में यहाँ टोटल ग्रॉस इनकम यहाँ तो होगी आपकी 5,50,000 और न्यू टैक्स रिजिम में होगी 7 लाख।
अब इसके जो टोटल इनकम टैक्सेबल जो कोई डिडक्शन नहीं है तो टैक्सेबल इनकम है वो 550 हो गई और यहाँ 7 लाख हो गई। अब जो इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ फ्रॉम 87A के बाद में जो भी रिलीफ है उसके बाद में इसकी जो टैक्स जो बन रहा है वो आ रहा है 22,500 ओल्ड रिजिम में, जबकि न्यू रिजिम में इसके टैक्स 0 बन रहा है। इसके बाद में जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो 900 रुपये बनेगा, कुल इसको टैक्स है वो देना पड़ेगा 23,400, जबकि जो न्यू रिजिम है इसमें टैक्स देना पड़ेगा 0। तो टैक्स सेविंग इन न्यू रिजिम है वो हो गई 23,400। तो अब इसका मतलब हुआ कि 25,000 तक की छूट आपको इसमें मिलती है। अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। जैसे अपने यहाँ आपने बात की थी कि 7,50,000 की, तो यहाँ एक बार आप गौर करें कि 7,50,000 का 23,400 टैक्स बन रहा है। और अब जैसे मैं इसको एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, यहाँ जैसे मान लो 7,50,000, अब इसमें जैसे मान लो 8 लाख है तो उसमें कितना होगा, ये जैसे 8 लाख हो गया। तो अब मैं जैसे 7,50,000 यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ आपको 7,50,000 अगर किसी व्यक्ति की इनकम है, ये इनकम होगी 7,50,000। अब उसको मान लो 1,50,000 की जो इनकम इसकी जो इसमें तो कोई जैसे लागू हो गई नहीं, तो इसमें जैसे न्यू टैक्स रिजिम में तो कोई नहीं। अब जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट इसका है, जैसे 7,50,000 उसकी इनकम है, इन्वेस्टमेंट इसका 1,50,000 है। ओल्ड रिजिम में 7,50,000 इनकम हो जाएगी, इसमें 7,50,000 हो जाएगी। उसमें इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 प्लस जो भी डिडक्शन वगैरह वो फायदा मिल जाएगी, इसमें 50,000 डिडक्शन हो जाएगा। इसमें जो स्लैब 5% के हिसाब से 12,500 टैक्स मिलेगा बनेगा, इसमें 15,000 टैक्स बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ 10,000 टैक्स बनेगा और यहाँ से जैसे 20% में 20,000 टैक्स बनेगा। अब यहाँ जो रिबेट है 87A के तहत यहाँ इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो रिबेट नहीं मिलेगी। जबकि जो टैक्स रिबेट है वो आपको कहाँ मिलेगी, इसमें मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम में 25,000 तक की 87 के तहत छूट मिल रही है। अब ये छूट मिलने के बाद में इसका जो टैक्स है, अब जो इनकम जिसकी थी, अब ये टैक्स हो गया ये 33,800 हो गया, जबकि यहाँ जो टैक्स है यहाँ आपको 0 टैक्स देगा। अब यहाँ जैसे जो रिजिम थी ये थी कि जैसे पुरानी में 0 से 25 तक 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20, और उसके बाद 10 से सीधा 30% था। जबकि यहाँ 3 लाख तक 0 है, 3 से 6 तक 5, 6 से 9 तक 10 और 9 से 12 तक 15 और 12 से 15 तक 20% और उसके बाद 30% था। तो अब यहाँ जैसे जो 7 लाख की इनकम थी, अब इसमें मान लो जैसे यहाँ इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 2 लाख यहाँ हो जाएगी। तो मैं यहाँ 2 लाख कर देता हूँ इनकम जो छूट है। उसके बाद में जैसे 23,400 यहाँ आ गए, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं जोड़ी है, जब इसमें जोड़ी है तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 2 लाख हो गया, यानी 1,50,000 तो इसका ये हो गया, बाकी 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो कुल इसकी जो टैक्स बनेगा वो 23,400 बनेगा। अब मैंने इसकी जो वेबसाइट पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको बताया था 7,50,000 इनकम है, ये ओल्ड रिजिम है, ये न्यू रिजिम है, और यहाँ भी टैक्स है। ओल्ड रिजिम में आपके 23,400 टैक्स बन रहा है, न्यू में आपके 0 टैक्स बन रहा है, यहाँ 0 टैक्स बन रहा है। और ये टैक्स सेविंग इन रिजिम, यानी नई टैक्स जो रिजिम अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स में कितनी बचत होगी, 23,400 की बचत हो जाएगी। तो इसको मैंने इसी सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया। यहाँ से जैसे ये सॉफ्टवेयर था तो यहाँ जैसे मैंने बता दिया, यहाँ 7,50,000 आपने स्लैब कर ली, और उसके बाद है अगर मान लो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, अब 7,50,000 की जगह 7,60,000 हो जाएगा, तब क्या होगा। अब जैसे मैंने यहाँ 7,60,000 कर दिया, यहाँ भी जैसे 7 लाख जो यहाँ नहीं करके, यहाँ तो जो भी इनकम थी वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको 7,60,000 कर रहा हूँ मान लो। जैसे यहाँ 7,60,000 ये हो गया। अब यहाँ से जैसे जो भी इनकम थी यहाँ 7,60,000 आ जाएगी। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो अब यहाँ जो भी है आगे अगर आपके डिडक्शन वगैरह है, जैसे 2 लाख की छूट जिसमें 1,50,000 की है, तब तो आपके जो ओल्ड रिजिम है वो फायदेमंद रहेगी, 25,480 बनेगा, इसमें 27,000 बनेगा। अगर 7,60,000 है, अब इसको आपको लाइव भी यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 7 लाख अगर 60,000 करेंगे, यहाँ मैं 7,60,000 कर देता हूँ। यहाँ से जैसे ये 7,60,000 हो गया। अब यहाँ से 1.5 लाख की इसकी छूट होगी, तो अब इसमें 1,50,000 की ये छूट होगी, 50 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। अब इसमें ये थोड़ा सा 1 जीरो ज़्यादा आ गया, तो मैं इसको वापस कम कर देता हूँ, 21,000। अब जैसे यहाँ 1 जीरो में कम कर देता हूँ, 7,60,000 की बात थी, तो ये जैसे 7,60,000 हो गया। अब यहाँ आपके जैसे जो टोटल ग्रॉस इनकम 5,60,000 हो गई, इसमें 7,10,000 हो गई अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में। तो अब यहाँ से जैसे टैक्स जो बनेगा, इसमें छूट है, इसको टैक्सेबल जो इनकम है वो यहाँ 24,000 बनेगी, यहाँ 10,000 बनेगी। तो यहाँ भी आपके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यानी हेल्थ और सेस वगैरह है वो 980 और 400, यानी कुल जो भी टैक्स आपके बनेगा
टैक्स की लाइबिलिटी आपके 25,480 बनेगी, जबकि न्यू रिजिम में आपके 10,400 बनेगी। तो यहाँ भी अगर 10,000 भी बढ़ जाते हैं आपके तो 15,000 आपके टैक्स बनेगा। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम 7,50,000 तक थी, अब यहाँ 50 करते ही, जैसे यहाँ मैंने 50 कर दिया, तो यहाँ 50 करते ही आपके जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा न्यू रिजिम में, और आपके 23,400 की पूरी टैक्स है वो सेविंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नई रिजिम है उसमें 7 लाख तक या 7,50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत मान लें तो आपको टैक्स फ्री है, आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आपको ये देखना है कि आपके एक तो ये 1.5 लाख के अलावा और कोई छूट है। जैसे मान लो होम प्रॉपर्टी आपकी है, मान लो आपने हाउस लोन लिया, उसकी 80,000 मान लो उसकी किस्त है। होम लोन की जो इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे 80,000 इंटरेस्ट है और आपकी यहाँ इनकम है वो मान लो 10 लाख है, तो उस मामले में कौन सी फायदेमंद रहेगी? तो आप इसको आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 लाख हो गई, मान लो एक जीरो और मैं कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये 1 लाख, ये 10 लाख होगी। अब 10 लाख आपकी इनकम है और आपके जैसे 1,50,000 ये है, इसके अलावा 80,000 की मान लो आपने होम लोन लिया हुआ है, उसकी आपकी छूट मिल रही है। अब कुल मिलाकर के यहाँ आप जैसे आप टैक्स करेंगे तो यहाँ आपकी जो टैक्स है टोटल इनकम यहाँ 720 हो जाएगी, यहाँ 950 हो जाएगी, यहाँ जो टैक्स है आपके 58,000 हो जाएगा और यहाँ आपके 54,000 हो जाएगा। फिर भी अगर 10 लाख की भी अगर आपकी इनकम है और आपके 1,50,000 तो आपके 80 CC वगैरह है, इसके अलावा 80,000 आपके होम लोन भी लिया हुआ है, तो भी आपको यहाँ 4,000 का फ़ायदा है वो न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप चेक कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा आपका कैलकुलेशन करके जो सॉफ्टवेयर के अनुसार आपको कौन सा टैक्स रिजिम फ़ायदेमंद रहेगा, कितना टैक्स आपको कम से कम टैक्स कितना लगेगा, अगर वो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर आप अपनी जो भी GA55 वगैरह देंगे तो मैं आपको PDF के रूप में पूरा जो इसका गणना पत्र बना करके आपको दे दूंगा कि कौन सी रिजिम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो और आप इस साइट से, इनकम टैक्स की जो साइट है, इस साइट पे जाकर के आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी हो तो किस रिजिम में फ़ायदा है, कितनी इनकम होगी तो किस रिजिम में फ़ायदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, यहाँ जैसे मैंने बात की थी, तो अगर आप 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये फ़ायदा आपको किस तरीके से मिलेगा? तो 87A जो सेक्शन था उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। 87 के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दूँ आपको। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें 87 जो सेक्शन 87A है उसमें लिखा हुआ है कि एन इंडिविजुअल्स टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम इज अप टू 7 लाख, 7 लाख तक अगर उसकी टैक्सेबल इनकम है, दे विल बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग टैक्स ब्रेक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजिम फॉर द फिजिकल ईयर 2023-24। 25,000 और एप्लीकेबल टैक्स यानी विच इज एवर लोअर, यानी 25,000 अधिकतम या उससे भी कम जो भी टैक्स होगा वो पूरी की पूरी छूट आपको 25,000 की मिलेगी। और इट इज़ द सेम एज अर्लियर 12,500 अंडर द प्रायर टैक्स स्ट्रक्चर, यानी जो पुरानी टैक्स संरचना थी जिसमें अगर 5 लाख तक की इनकम थी तो आपको 12,500 का बेनिफिट मिलता था जो 87A के तहत। जो नई रिजिम है उसमें आपको यहाँ 12,500 की जगह 25,000 तक की छूट मिलेगी। तो 25,000 की छूट को मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जहाँ भी 25,000 की छूट मिल रही है, आपकी जो टैक्स है वो लगभग शून्य हो रहा है। तो यहाँ से जैसे 7 लाख मैंने यहाँ करके आपको बताया था कि अगर मान लो आपकी जो भी इनकम है वो 7,50,000 तक है ग्रॉस, तो आप यहाँ से इसकी जो भी डिडक्शन है वो यहाँ से डिडक्शन करने के बाद, जैसे 87 में जो भी डिडक्शन होगी उसके बाद आपके जो भी टैक्स है वो आपके कितना बनेगा। अब जैसे इसमें 80,000 की अगर प्रॉपर्टी वगैरह का है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो जैसे यहाँ से अगर अन्य कोई नहीं है 7,50,000 होगी, 1,50,000 इसकी रिजिम होगी, तो यहाँ आपको जो भी टैक्स है वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 23,400 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी 25,000 तक आपको छूट मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो अब मुझे लगता है कि आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 87A क्या है। इसके अलावा दूसरा जो मैंने सेक्शन बताया था कि 115 BAC क्या है और नई टैक्स रिजिम को आप किस तरीके से कर सकते हैं, पुरानी को कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात की 7 लाख तक आपका टैक्स फ्री है, आप किस तरीके से इसको ले सकते हैं फ़ायदा। तो पूरा मैंने आपको प्रोसेस लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।